प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं संजू कुमारी सरोज आप सभी का सरोज संपदा चैनल पर सहृदय स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको YouTube के थंबनेल से ज्ञात है कि आज हम सभी सक्षमता परीक्षा वर्ष 2024 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी को समझा जाएगा। मैं पिछले 20 वर्षों से बिहार सरकार के शिक्षा विभाग में कार्यरत हूँ। कार्य का दायित्व अब तक ऑफलाइन में ही रहा है, परंतु मेरी कोशिश रहेगी कि ऑनलाइन भी कुछ जानकारी अपने नए एवं पुराने साथियों से साझा करती रहूं। तो ज़्यादा देर न करते हुए सेशन को शुरू किया जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर कि यह जो सेशन है वर्ष 2003 से 2022 तक बहाल हुए बिहार में नियोजित शिक्षक के लिए, जिन्हें सक्षमता परीक्षा से गुजरना है। सक्षमता परीक्षा के पश्चात ही उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त होना है। तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग साझा करेंगे। प्रश्न देखा जाए। प्रश्न 1 है, सबसे गहन और जटिल समाजीकरण होता है? ए, किशोरावस्था के दौरान, बी, प्रौढ़ावस्था के दौरान, सी, पूर्व बाल्यावस्था के दौरान, डी, व्यक्ति के पूरे जीवन में। आपको बताना है सही उत्तर ए, बी, सी और डी से। तो सवाल हमारा है गहन और जटिल समाजीकरण कहाँ होता है? ये इसका सही उत्तर आपको है ऑप्शन ए, किशोरावस्था के दौरान, एडोलसेंस स्टेज। किशोरावस्था के अंतर्गत में बच्चों में बहुत से चेंजेबल होता है। बच्चे का मन मस्तिष्क जो है वह आंधी एवं तूफान की तरह गुजरता है, आंधी एवं तूफान की दौरा में गुजरता है। बच्चों में दुश्चिंता का भाव रहता है। दुश्चिंता मतलब दुविधा मतलब मैं क्या हूं, कौन हूं, मैं भी कुछ हूं। इस प्रकार का प्रश्न उनके मन मस्तिष्क में आता है। किशोरावस्था की अवस्था में इस स्टेज में बच्चे मित्र मंडली में रहना पसंद करते हैं। मित्र मंडली में रहते हैं, ये मित्र ज्यादा बनाते हैं। इस अवस्था में सामाजिक संबंध बनाते हैं। इस अवस्था में बच्चे अपराधी प्रवृत्ति के हो जाते हैं। इसमें बच्चे नशा के शिकार हो जाते हैं। ये सब कुछ टिप्स जो है किशोरावस्था एडोलसेंस स्टेज का है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। प्रश्न में घुमा फिरा कर यह भी पूछा जा सकता है कि किस अवस्था में बच्चे आंधी एवं तूफान के दौर में रहते हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा किशोरावस्था। इस वही है सवाल कि जटिल एवं गहन समाजीकरण कहाँ होता है, किस अवस्था में? तो यह आपको किशोरावस्था के दौरान होता है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा सही उत्तर ऑप्शन ए, किशोरावस्था के दौरान। प्रश्न 2, समाजीकरण में बच्चों के डैश को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं डैश प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है? ए, व्यवहार गलत व्यवहारिक, बी, व्यवहार सही व्यवहारिक, सी, बुद्धि सही बौद्धिक, डी, मन सही मानसिक। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से।
सामाजिकरण, अभी पीछे हम लोगों ने देखा कि बच्चे में सामाजिकरण कहाँ से होगा? व्यवहार से। तो व्यवहार कैसा होना चाहिए? इसका सही उत्तर आपका आएगा ऑप्शन ए, व्यवहार एवं गलत व्यवहारिक। सामाजिकरण में बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करना और अनैच्छिक एवं गलत व्यवहारिक प्रवृत्तियों को अनुशासित करना आता है। ऑप्शन हमारा ए सही है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा सही उत्तर, व्यवहार गलत व्यवहारिक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 है, शिक्षकों को यह सलाह दी जाती है कि वह अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त डैश में भी सहायता करती है। ए, दुश्चिंता, बी, समाजीकरण, सी, मूल्य द्वंद्व, डी, आक्रामकता। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो सवाल में है सामूहिक गतिविधियां। ये सामूहिक गतिविधि कहाँ से होगा? एक से नहीं, अनेक से होगा। एक से अधिक में होगा। एक से अधिक कहाँ आएंगे? समाज में मिलेंगे। समाज में बच्चे होंगे, उनके साथ सीखेंगे। विद्यालय में बच्चे होंगे, उनसे सीखेंगे। तो ये सामूहिक गतिविधि शामिल करने के लिए शिक्षक को यह सलाह दी जाती है ताकि बच्चे में सामाजिकरण की भावना जगे। ये हमारा सही उत्तर है। ऐसे भी दुश्चिंता गलत है, मूल्य द्वंद्व नहीं होना चाहिए, आक्रामकता भी नहीं होना चाहिए। हमारा सही उत्तर हुआ बी, समाजीकरण। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा ऑप्शन बी, समाजीकरण। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 4 है, किस विचारक के अनुसार ज्ञान असीमित न होकर सीमित है? ए, वाइगोस्की, बी, प्लेटो, सी, अरस्तु, डी, जॉन लॉक। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो इसका सही उत्तर आपका है जॉन लॉक। जॉन लॉक के अनुसार ज्ञान जो है असीमित न होकर सीमित है। ज्ञान का दायरा लिमिट है। ये किनका कहना है? तो जॉन लॉक का कहना है। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी, जॉन लॉक। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 5 है, ब्लूम के अनुसार निम्न में से कौन ज्ञान का एक क्षेत्र नहीं है? ए, संज्ञानात्मक क्षेत्र, बी, भावात्मक क्षेत्र, सी, विश्लेषणात्मक क्षेत्र, डी, मनोचलात्मक क्षेत्र। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा प्रश्न है ज्ञान का एक क्षेत्र नहीं है, उसमें भी ब्लूम टेक्सोनोमी का। तो ब्लूम के ज्ञान क्षेत्र में तीन क्षेत्र उन्होंने बनाया। पहला है आपका संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा है आपका भावात्मक क्षेत्र, इसको बोलते हैं अफेक्टिव डोमेन। तीसरा है आपका मनोचालात्मक क्षेत्र, इसको बोलते हैं साइकोमोटर। डोमेन। तो संज्ञानात्मक क्षेत्र, इसमें ज्ञान का विकास, इसमें ज्ञान का विकास होता है। आपको भावात्मक क्षेत्र, इसमें आपका भावना का विकास। मनोचलात्मक क्षेत्र, जैसा कि बोलने से ही है चलात्मक, चलने वाला, जो वेरिएबल हो, इसको अंग्रेजी में बोले साइकोमोटर। मोटर चलता है,
यह स्थिर नहीं है चलने की क्रिया के लिए। तो हमारा सही जो ऑप्शन है ब्लूम का ज्ञान क्षेत्र, वो आपको है संज्ञानात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र और मनोचलात्मक क्षेत्र। नहीं कौन है? तो विश्लेषणात्मक क्षेत्र। ये एनालिटिकल डोमेन जो है, इस प्रकार का कोई ब्लूम महोदय ने नहीं दिया, हमें खोजना है नहीं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक क्षेत्र। अब उत्तर का सही मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक क्षेत्र। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 6 हमारा है, निम्नलिखित में समाजीकरण की किस अवस्था में बच्चों में जिज्ञासा की प्रवृत्ति उच्च पाई जाती है? ए, शैशव काल, बी, किशोरावस्था, सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था, डी, उत्तर बाल्यावस्था। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो पिछले प्रश्न में हम लोगों ने देखा कि समाजीकरण कहाँ पाया जाता है? तो समाज में समाज में संबंध किस अवस्था में बच्चे बनाते हैं? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था से भी पहले का एक अवस्था है आपका, वो होता है प्रारंभिक बाल्यावस्था। तो थोड़ी देर के लिए अब हम सब किशोरावस्था, बाल्यावस्था या शैशव काल का काल अवधि क्या है उसको भी देख ले, पहले समझ ले। पहला में हमारा आता है आपका शैशव काल। इसकी अवधि आपको 0 से 2 वर्ष। दूसरा आपका है पूर्व बाल्यकाल। इसकी अवस्था है आपका 2 से 6 वर्ष। और तीसरा है आपका उत्तर बाल्यकाल। यह है आपको 6 से 12 वर्ष। मतलब बाल्यकाल में भी 2 खंड किया गया, पूर्व बाल्यकाल और उत्तर बाल्यकाल। चौथा है आपका किशोरावस्था। ये किशोरावस्था आपको कहा गया है 12 वर्ष से 18 वर्ष। पांचवा आपका है युवावस्था। ये युवावस्था आपका उम्र है 18 से 40 वर्ष तक। छठा में आपको है प्रौढ़ावस्था। इसकी अवस्था बतलाई गई है 40 से 60 वर्ष। और सातवां है आपका वृद्धावस्था। इसकी आयु आपको है 60 प्लस वर्ष। इसे ध्यान में रखा जाए। इस संदर्भ से भी आपको प्रश्न मिलते ही हैं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, इनको नज़रअंदाज न किया जाए। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था, इसमें भाषा सीखने की गति तीव्र होती है। बच्चे इसमें ज्यादा जिज्ञासु होते हैं। वो एक पर एक प्रश्न छात्र से, भाई से, बहन से, अपने माता पिता से पूछते रहते हैं। हवाई जहाज क्यों चलता है? सड़क पर गाड़ी क्यों चलती है? हम खाना क्यों खाते हैं? हम बीमार क्यों होते हैं? ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्यों नहीं हुआ? इस प्रकार का सवाल जो उनके मन मस्तिष्क में पैदा होता है, यह जिज्ञासु प्रवृत्ति है। इसकी अवस्था है आपको प्रारंभिक बाल्यावस्था। ऑप्शन हमारा सी सही होना चाहिए। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा ऑप्शन सी, प्रारंभिक बाल्यावस्था। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 7 हमारा है, निम्न में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? ए, संश्लेषण, बी, विश्लेषण, सी, मूल्यांकन, डी, धारणा। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन, इसमें आपको खोजना है हाईएस्ट लेवल, उच्चतम स्तर। तो सबसे पहले
जाने कि जो भी हम सीखते हैं, समझते हैं या समझाते हैं, तो उसका उच्चतम स्तर आपका मूल्यांकन आता है। यह है हमारा मूल्यांकन। शुरू से आता है ज्ञान, बोध, विश्लेषण, संश्लेषण, उसके बाद ही आपको आता है मूल्यांकन। यह आपका अंतिम पड़ाव है, उच्चतम है ये हम इसका क्रम यहाँ से 1 2 ऐसे कर करके ये उच्चतम में है मूल्यांकन। ये हमारा उच्चतम स्तर है मूल्यांकन। उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर मूल्यांकन। यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान रखेंगे। VVI है प्रश्न आपका ये। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 8 हमारा है, यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या है? ए, शिक्षण में वास्तविक रुचि। बी, छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास। सी, विषय का ज्ञान। डी, अच्छी अभिव्यक्ति। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। सवाल है कि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है, उसका बेस क्या है, उसका ग्राउंड क्या है, उसकी आवश्यकता क्या है? तो ऑप्शन ए है शिक्षण में वास्तविक रुचि। सिर्फ रुचि रखने से कोई अच्छा शिक्षक नहीं बन सकता। इस प्रकार ऑप्शन हमारा ए गलत है। छात्रों को नियंत्रित करने के बारे में आत्मविश्वास। स्टूडेंट को हम कंट्रोल कर ले और हमारे पास कुछ ज्ञान नहीं रहे तो यह भी शिक्षक बनने का गुण नहीं है। विषय का ज्ञान, यह आपका वाइटल बिंदु है। विषय का ज्ञान, जब एक व्यक्ति को विषय का ज्ञान होगा, कंटेंट का नॉलेज रहेगा, तो वह अपने छात्र को हर प्रकार से, हर तरह से ज्ञान को बढ़ा सकता है, वह समझा सकता है, वह सिखा सकता है, बता सकता है। तो विषय का ज्ञान हमारा सही होना चाहिए। अच्छी अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति ही है, एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट नहीं है, कुछ बोलने के लिए शब्द भंडार नहीं है, तो कैसे व्याख्या किया जा सकता है? सिर्फ विषय का ज्ञान है तो उसे हम सबको समाहित कर लेंगे, कंटेंट भी बना लेंगे, रुचि भी कर लेंगे और अच्छी अभिव्यक्ति भी तैयार कर लेंगे जब विषय का ज्ञान हो तब। तो एक शिक्षक बनने के लिए आधारभूत विषय का ज्ञान, कंटेंट नॉलेज नेसेसरी। तो हमारा सही उत्तर मिलान कर लिया जाए, यह है हमारा विषय का ज्ञान। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी विधि अभ्यास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ए, आगमनात्मक विधि। बी, निगमनात्मक विधि। सी, ड्रिल विधि। डी, विचार विमर्श विधि। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। प्रश्न है हमारा अभ्यास के लिए, एक्सरसाइज के लिए सबसे उपयुक्त कौन सी विधि है? जहां रहे आपको एक्सरसाइज, अभ्यास, तो आप आंख मूंद कर लगाएंगे ड्रिल विधि। यह है ड्रिल विधि। ऑप्शन सी, उत्तर का मिलान कर लिया जाए, यह हमारा सही उत्तर है ड्रिल विधि। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 10, मूल पाठ्यचर्या में क्या होता है? ए, ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें। बी, विद्यालय अधिकारियों द्वारा नियत विषय। सी, विद्यालय के कार्यक्रम में सकल अनुभव। डी, अध्यापकों द्वारा तैयार की गई इकाइयों एवं पाठ योजना। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो सवाल है कि पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या, पाठ्यचर्या क्या? पाठ्यचर्या को आसानी से हम समझे कि जब विद्यालय में बच्चा उपस्थित हो गया, जो भी वह गतिविधि विद्यालय में कर रहा है, खेलना, दौड़ना, पानी पीना, पढ़ना, लिखना, अपने साथी से बातचीत करना, शिक्षक से बातचीत करना, प्रश्न उत्तर बनाना, ये सब सारी गतिविधियां जो है आपको क्लासरूम में जो हो रहा है, विद्यालय में हो रहा है, ये सब है आपका
पाठ्यचर्या, ये हमारा है करिकुलम। तो इसमें बच्चे ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें, अनिवार्यतः सीखें, ये ऑप्शन आपका सही है। विद्यालय अधिकारियों द्वारा नियत विषय, आला कमान का कोई नियत विषय से बच्चे जो सीखे वह पाठ्यचर्या में नहीं है। उनका सामाजिक विकास, मानसिक विकास, भौतिक विकास, राजनीतिक विकास, भावात्मक विकास, ये सारे विकास बच्चे का पाठ्यचर्या में समाहित होना चाहिए, सिर्फ नियत विषय से नहीं। सी ऑप्शन में है आपको विद्यालय के कार्यक्रम में सकल अनुभव, कार्यक्रम में शामिल होकर अनुभव प्राप्त करना, ये आपको पाठ्यचर्या में, पाठ्यचर्या समाहित है। अध्यापकों द्वारा तैयार की गई इकाइयों एवं पाठ योजना, ये आपको संज्ञानात्मक विकास सिर्फ करेगा, ये आपका संज्ञानात्मक विकास। और यह पाठ्यचर्या में हमें चाहिए संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोचलात्मक, यानी कॉग्निटिव, अफेक्टिव एवं साइकोमोटर डोमेन, ये सारे क्षेत्र में, तीनों क्षेत्र में बच्चों का विकास होना चाहिए, तब है पाठ्यचर्या। तो सही ऑप्शन आपको आएगा ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें। ऑप्शन का मिलान कर लिया जाए, सही उत्तर क्या है? उत्तर आपका ए है, ऐसी विषय वस्तु जिसे बच्चे स्कूल में अनिवार्यतः सीखें। अगले प्रश्न की ओर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कक्षा शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा है? ए, जानकारी देना, बी, जिज्ञासु मन को विकसित करना, सी, छात्रों के व्यक्तित्व का विकास करना, डी, छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो कक्षा शिक्षण, क्लास टीचिंग, इसका मेन उद्देश्य, हमारा एम क्या है? बच्चों को जानकारी देना। सिर्फ बच्चों को जानकारी दे देने से हमारा कक्षा शिक्षण का उद्देश्य उसमें भी महत्वपूर्ण या नहीं। बी है जिज्ञासु मन को विकसित करना, यह ऑप्शन आपका वाइटल है। बच्चे को जो मन में जिज्ञासा है उसको विकसित करना चाहिए। बोलिए, आप जो कहना चाहते हैं सुनिए और सुनाइए, यह ऑप्शन आपका सही होगा। छात्रों के व्यक्तित्व का विकास, उसका फिजिकल डेवलपमेंट से हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य साबित नहीं होता है, मन का भी विकसित होना चाहिए। उसका सवाल क्या? छात्रों को परीक्षाओं में उत्तीर्ण होने में सहायता करना, उन्हें नोट्स दे देना, उन्हें प्रश्न का उत्तर बता देना, यह भी महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारा नहीं है। सवाल है महत्वपूर्ण उद्देश्य, तो इसका सही ऑप्शन है जिज्ञासु मन को विकसित करना। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा सही उत्तर, जिज्ञासु मन को विकसित करना। अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 12 है, शिक्षा के 4 स्तंभ किसके द्वारा निर्धारित किए गए हैं? ए, यूनिसेफ, बी, यूनेस्को, सी, एनसीईआरटी, डी, एसीईआरटी बिहार। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो शिक्षा के 4 स्तंभ आपको वर्ष 1996 में डेलर्स आयोग आया। डेलर्स आयोग, इसमें डेलर्स महोदय ने शिक्षा के 4 स्तंभ दिए। यह भी प्रश्न आपको मिल सकता है कि शिक्षा के कितने स्तंभ डेलर्स आयोग में है। ये आपको यूजीसी नेट का भी क्वेश्चन रहा है, यह महत्वपूर्ण है, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो इसका सही उत्तर है आपका यूनेस्को। यूनेस्को, UNESCO। कभी कभी आपको यूनेस्को का फुल फॉर्म भी पूछ देता है कि सही क्या है। यू है आपका यूनाइटेड, एन नेशंस, ई एजुकेशनल, सी एस साइंटिफिक, सी कल्चरल और ओ है आपका ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका यूनेस्को का फुल फॉर्म है
तो सही ऑप्शन है हमारा यूनेस्को। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर बी, यूनेस्को। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान क्षेत्र शारीरिक कौशल से संबंधित है? ए संज्ञानात्मक क्षेत्र, बी भावात्मक क्षेत्र, सी मनोचलात्मक क्षेत्र, डी इनमें से कोई नहीं। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। तो सवाल हमारा है शारीरिक कौशल, फिजिकल स्किल, कौन सा ज्ञान क्षेत्र में है? तो ये ऑप्शन आपका है संज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन में ज्ञान का विकास होता है, यह एक ज्ञान क्षेत्र है, कॉग्निटिव डोमेन। भावात्मक क्षेत्र, भावात्मक क्षेत्र में आपका भावना का विकास होता है, अफेक्टिव। और मनोचलात्मक, चलने वाला, ये आपका है शारीरिक कौशल से संबंधित। यही हमारा ऑप्शन सी होगा, मनोचलात्मक, साइकोमोटर डोमेन, मनोचलात्मक, साइको मोटर डोमेन। ये आप बोलते हैं जब साइकोमोटर, मोटर चलना से ध्यान में रखेंगे, ये शारीरिक कौशल से संबंधित है। तो हमारा ऑप्शन सी है, मनोचलात्मक क्षेत्र। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। यह रहा हमारा सही उत्तर, मनोचलात्मक क्षेत्र। अब अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय ने 1961 में सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा को प्रतिपादित किया था? ए स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, बी ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, सी दिल्ली विश्वविद्यालय, डी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। प्रश्न हमारा है सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग। ये माइक्रो टीचिंग आपको जब ट्रेनिंग पीरियड में रहते हैं उस समय अध्यापक शिक्षक, छात्र अध्यापक, पुपिल टीचर के क्रम में बहुत कम समय के लिए और बहुत कम प्रश्नों के साथ छात्र अध्यापक ही 5-7 के समूह में 5-7 मिनट में 5 प्रश्नों का एक दूसरे से साझा करते हैं। ये हमारा माइक्रो टीचिंग है, जो वर्ष 1961 में कैलिफोर्निया, जो आपको अमेरिका में है, यहीं से प्रारंभ किया गया। ये आपका ऑप्शन ए है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए। ये रहा हमारा सही उत्तर ए, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय। अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे शिक्षक की सबसे अधिक महत्वपूर्ण गुणवत्ता है? ए समय पालन और सत्यवादिता, बी सामग्री में श्रेष्ठता प्राप्त करना, सी सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील, डी सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृद्धि का होना। आपको सही उत्तर बताना है ए, बी, सी और डी से। ये ई ऑप्शन आपको नहीं है, ई ऑप्शन आपका नहीं है, यहाँ ही है ये डी, सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृद्धि का होना। तो हमारा प्रश्न है अच्छे शिक्षक की महत्वपूर्ण गुणवत्ता क्या है? ऑप्शन ए है समय पालन और सत्यवादिता। क्या पंक्चुअलिटी रहने से और सही बोलने से हम एक अच्छे शिक्षक बन पाएंगे? नहीं, यह कथन आपका गलत है। सामग्री में श्रेष्ठता प्राप्त करना, कंटेंट हमारे पास बहुत सारा है और हमें कोई नहीं जानता है, कोई नहीं समझ पा रहा है, तो क्या यह अच्छे शिक्षक की भूमिका है? नहीं, यह गुण नहीं है। सामग्री में श्रेष्ठता और प्रतिक्रियाशील, जो भी हमारे पास कंटेंट है उसको हम रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से, यह भी आपका
अच्छे शिक्षक का बहुत बड़ा गुण नहीं है। डी ऑप्शन आपका है सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति। ये आपका है वृत्ति, वृत्ति का होना, ये आपका ऑप्शन सही जाएगा। जब तक हम समाज हमें अच्छा संस्कार से नहीं देखे, अच्छी पहल नहीं करे, अच्छे शिक्षक का मतलब शिष्ट, क्षमाशील और कर्तव्यनिष्ठ, यह हमें समाज ही देता है। तो समाज को भी लेकर हमें चलना है। सामग्री में श्रेष्ठता के साथ सामाजिक वृत्ति का होना आवश्यक है। तो हमारा सही ऑप्शन डी है। सही उत्तर का मिलान कर लिया जाए कि हमारा सही उत्तर क्या है। ये हमारा सही उत्तर है सामग्री में श्रेष्ठता और सामाजिक वृत्ति का होना। तो वीडियो अब ज़्यादा लंबा न बने, सेशन को यहीं बाइंड अप किया जाता है। अगले सेशन में पुनः अच्छे अच्छे प्रश्न को लेकर हम लोग एक दूसरे से साझा करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।